अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खित्ते में हालिया दिनों में पैदा होने वाली शदीद कशीदगी के बाद एक गैर मुतवक्के पेशरफ्त ने आलमी मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। चंद रोज़ कबल तक जहां मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा नजर आ रहा था, वहीं अब फिलहाल एक आर्जी सुकून की फ़ज़ा कायम हो चुकी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद ने पस पर्दा राब्तों और मुसालिहाना कोशिशों के जरिए एक ऐसी जंग बंदी के क़याम में किरदार अदा किया है जिसने कम अज़ कम वक्ती तौर पर जंगी बादलों को बरसने से रोक दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान बज़ाहिर एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रह सकेगी? क्या दोनों ममालिक के दरमियान जारी शदीद तनाव किसी पायदार मुआहदे में तब्दीली हो सकेगा? फिर ये महज एक आर्जी वक्फा है जिसके बाद दोबारा कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर सकती है? ये सवाल इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर रहा है क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ इस जंग बंदी के मुकम्मल और हमागीर होने की निशानदेही नहीं करते। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान तो हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब लबनान में इजरायली हमले मुसलसल जारी हैं। इस सूरत हाल ने पूरे अमन अमल पर कई सवाल जो है वो उठा दिए हैं और कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। इसी तनाजुर में अमरीकी क़यादत की जानिब से भी वाज़े पैगामात सामने आ रहे हैं, जैसा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक वजाहती बयान में कहा है कि अमेरिका ने लबनान के हवाले से कभी भी जंग बंदी का वादा नहीं किया था। ईरान को इस मामले में गलतफहमी हुई है। अगर ईरान ये चाहता है कि लबनान के मसले को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए और इसी बुनियाद पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, तो ये दरअसल ईरान का अपना इंतखाब होगा। अब जेडी वेंस का ये बयान इस बात की निशानदेही करता है कि वाशिंगटन इस वक्त मुज़ाकरात को महदूद दायरे में रखना चाहता है और लबनान जैसे पेचीदा मसले को इस मरहले पर शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स एक इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही है। जैसा कि जंग बंदी के ऐलान के फौरी बाद इसराइल ने लबनान पर तबाहकुन हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट के अंदर लबनान के 60 मुख्तलिफ मकामात पर 100 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में एक ही दिन में 254 अफराद शहीद और 1165 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई दीगर इलाके शदीद धमाकों से लरज़ उठे, जबकि लबनान के अस्पताल ज़ख्मियों और लाशों से भर गए। इस आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। अब लबनान पर हमले जो हो रहे हैं उनको देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि इसराइल खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बरकरार रखना चाहता है। इसराइल के नज़दीक एक ईरान की इलाकाई क़ुव्वत को महदूद करना उसकी बुनियादी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। यही वजह है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हुआ, इसराइल ने लबनान में अपने हमलों को मज़ीद शिद्दत दे दी है। यहाँ एक और अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका लबनान को इस जंग बंदी में शामिल क्यों नहीं करना चाहता। इसकी एक मुमकिन वजह यह है कि लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह को अमेरिका ईरान के असर व रसूख का हिस्सा समझता है। अगर लबनान को इस माहदे में शामिल किया जाता तो दरअसल ये ईरान के इलाकाई असर को तस्लीम करने के मुतरादिफ होता, जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी सूरत हाल के बायस ये खदशा बढ़ रहा है कि अगर लबनान का मसला हल ना हुआ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग बंदी शायद मुमकिन तौर पर ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेगी, क्योंकि ईरान की क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है कि लबनान और फ़लस्तीन के मामलात को नज़रअंदाज करके खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं किया जा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में इस जंग बंदी को ज़्यादा वसी करार दिया था। उनकी ट्वीट में लबनान को भी इस मुआहदे का हिस्सा करार दिया गया था। वज़ीर आज़म का अपनी ट्वीट में कहना था कि मैं नहायत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। ये जंग बंदी हर जगह बशमूल लबनान और दीगर इलाकों में फौरी तौर पर नाफिज हो गई है। मैं इस दानिशमंदाना फ़ैसले का खैर मकदम करता हूँ और दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दोनों ममालिक के वफूद को जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ, ताकि तमाम तनाज़ात के मुस्तकिल हल के लिए मज़ीद मुज़ाकरात किए जा सकें। वज़ीर आज़म की इस ट्वीट ने भी कई सवालात को जन्म दिया। अगर वदी में लबनान शामिल था तो फिर वहाँ इसराइली हमले क्यों जारी हैं? क्या ज़मीनी सतह पर कोई ऐसा फ़रीक है जो दानिस्ता तौर पर इस अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है? तो इसका जवाब सीधा सा है, इसराइल इस जंग बंदी से मुतमईन नहीं है। इसराइल को खदशा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम हो गई तो खित्ते में ईरान का असर व रसूख मज़ीद बढ़ सकता है। यही वजह है कि इसराइल किसी ऐसे मुआहदे को अपने मफादात के खिलाफ समझता है जिसमें ईरान को सिफारती कामयाबी हासिल हो। इसी तनाजुर में यह भी देखा जा रहा है कि इसराइल न सिर्फ लबनान बल्कि ईरान के अहदाफ पर भी हमले जारी रखे हुए हैं और इस सूरत हाल ने अमन अमल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका की क़यादत भी सख्त बयानात दे रही है। जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में ईरान को सख्त नताइज की धमकी देते हुए कहा है कि तमाम अमरीकी बहरी जहाज़, तैयारे और फौजी एहलकार इजाफी गोला बारूद और असलहे के साथ ईरान और उसकी गिरदोनवा में बदस्तूर मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक तय पाने वाले हकीकी मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर
अमल दरामद नहीं हो जाता। इस दौरान वो तमाम वसाइल भी फराहम किए जाएंगे जो पहले ही कमज़ोर हो चुके दुश्मन के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई के लिए ज़रूरी समझे जाएंगे। ट्रंप का मजीद कहना था कि अगर किसी भी वजह से इस मुआहदे पर अमल ना हुआ, गो के इसका इम्कान इंतहाई कम है, तो फिर फौजी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा और वो कार्रवाई पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा शदीद होगी, जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इस किस्म के सख्त बयानात बिलाशुबा जलती पर तेल का काम कर सकते हैं, मुज़ाकराती माहौल को कशीदा बना सकते हैं और फरीकैन के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की क़यादत मुसलसल फरीकैन को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की तलकीन कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने बयानात में यही पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त सबसे अहम बात मुज़ाकराती अमल को जारी रखना और कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकना है। हालिया सूरत हाल में गो के बहुत से अबहाम मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुसालहाती कोशिशों का मरकज़ बनने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती टीम आज रात पाकिस्तान पहुँच रही हैं, जहाँ इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि वफ़द में स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर करेंगे और आज ईरानी और अमरीकी वफूद की पाकिस्तान आमद और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म हाउस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म से यहाँ मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में नहायत अहम करार दिया जा रहा है। इस मुलाकात में न सिर्फ इलाकाई सिक्योरिटी और सिफारती पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, बल्कि खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर कशीदगी कम करने की कोशिश तेज़ हो रही और मुख्तलिफ ममालिक मुज़ाकराती अमल की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत की मुलाकात इस बात की अक्कासी करती है कि इस्लामाबाद खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग के लिए अपनी सफारती और सियासी कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाना चाहता है। अब इस अहम मुलाकात के दौरान खित्ते में हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि जंग बंदी को बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है। दरहकीकत किसी भी तनाज़े के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जंग बंदी को पायदार बनाना होता है, क्योंकि मामूली वाक़यात भी दोबारा कशीदगी को जन्म दे सकते हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की क़यादत का यह मौक़िफ़ सामने आया कि अगर फ़रीक़ैन संजीदगी से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं तो न सिर्फ मौजूदा तनाज़ात कम हो सकते हैं, बल्कि मुस्तक़बिल में ऐसे बहरानों से बचने की राह भी हमवार की जा सकती है। इसलिए जंगबंदी को सिर्फ आर्जी इंतज़ाम की बजाय एक जामे अमन अमल की बुनियाद बनाने की ज़रूरत है। इस मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से पूरा मुज़ाकराती हल के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया है। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अहम मोड़ है इस तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट में। कल इस्लामाबाद में मुज़ाकराती दौर का आगाज़ होने जा रहा है, अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद में होंगे। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जो सेट होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस मुज़ाकराती अमल के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात भी हैं। इजराइल जो एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है लेबनान पर, कल से जो हमले हो रहे हैं उसमें हर गुजरते लम्हे के साथ शिद्दत आती चली जा रही है, जो एक क्वेश्चन मार्क है तमाम तर मुज़ाकराती प्रोसेस के ऊपर। आपको क्या लगता है कि इन हमलों के साथ ही ज़ाहिर है जो ईरानी प्रॉक्सीज़ हैं बज़ाहिर उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये अगर टारगेट्स यूँ ही जारी रहेंगे और फिर अमेरिका ये कहेगा कि लबनान तो इसके अंदर है ही नहीं, TORs के अंदर शामिल ही नहीं है, तो कि ईरान को काबिल कबूल होगा? हार्ड टू प्रेडिक्ट, लेकिन ईरान का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, तो कबूल करना पड़ेगा, रिलक्टेंटली कबूल करेंगे। अमेरिका भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। ये इतनी जल्दी में किया गया था कि वो बात नहीं बनी थी, वक्त नहीं था कि इसको नेगोशिएट सारे पॉइंट्स को करने के लिए। भागम दौड़ में उन्होंने ये बनाया फटाफट। तो ईरान कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, इसराइल को भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कल ने ट्रंप ने कह दिया था कि जरा मुठ रखें, जरा आराम ठहर जाएं, ज्यादा हमला जरा कम कर दो। तो वो जेडी वांस और ट्रंप भी इसको सेंसिटिव है कि वी हैव टू डू समथिंग लिटिल बिट, उसको काम डाउन करना है इसराइल को। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ताकि ये मुज़ाकरात आगे चल सके। लेकिन जेडी वैंस का जो स्टेटमेंट है बज़ाहिर उससे फ्लेक्सिबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम नज़र नहीं आ रही। वो कहते हैं कि कहीं पे भी लेबनान का जिक्र नहीं हुआ। ईरान अगर इसके ऊपर रिजिड रहेगा, कोई फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो फिर ये जो अमन मुआहिदा है वो खतरे में पड़ सकता है। तो वो तो ये कह रहे हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो ये उसको ये कहना शुरू में कहना पड़ेगा, बिकॉज देखें जब बयान देते हैं ऐसे ये पॉलिटिशियन, ज्यादा तो हैफ तो होता है अपने होम बेस को एड्रेस करने के लिए, तो हैफ होता है कि वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करके उसको सिग्नल देते हैं। तो जाहिर है कि जब ये नेगोशिएट एग्रीमेंट हुई थी उसमें जिक्र नहीं किया था उन्होंने कि भाई लुबनान में और सब जगह में हम सीज फायर कर देंगे। ठीक है, वो ओवरसाइट थी, जल्दी जल्दी किया था, अब क्या करें। तो अगर
लेकिन बोथ पार्टीज चाहती हैं कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाए। अमेरिका को चाहिए, उसकी अपनी रीजंस हैं, ईरान की भी रीजंस हैं। तो वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज। अगर इस बात में मेरे ख्याल में अगले 24 घंटे में थोड़ी बहुत कोई होगी, इनकी शिफ्ट पोजीशन होगी, तो पीस टॉक कैन कंटिन्यू। बट नोइंग हाउ वोलेटाइल द सिचुएशन इज, ये भी हो सकता है कि इट कैन फॉल अपार्ट। तो आई एम थिंकिंग अबाउट 60% चांस कि इट विल मूव फॉरवर्ड, बट देयर इज अ 30-40% चांस दैट इट कैन स्टॉल एंड पीपल कैन वॉक अवे। सिंस इस वक्त आप यूएस के अंदर इस वक्त पल्स क्या है, मतलब कांग्रेस की इस पे क्या राय है जो ये सीज फायर हुआ है और पाकिस्तान इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, इस वक्त वहां पे क्या पल्स आपको महसूस हो रही है? पल्स इज ऑप्टिमिज्म। देखिए, कांग्रेस तो खैर अपनी स्प्लिट हुई इतनी ज्यादा बिटवीन रिपब्लिकन डेमोक्रेट, तो इनइफेक्टिव सी हो गई है। लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट इज होपफुल। स्टॉक मार्केट में जो आया है, आप देख रहे हैं, दैट्स रिफ्लेक्ट्स कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है इसके बारे में। तो लोग वही कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, ये अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा है, $1 बिलियन हर रोज खर्च हो रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, अमेरिका की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो पीपल नो दिस, पीपल उसको फील कर रहे हैं। तो ऑप्टिमिज्म है कि चलो शायद कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ से निकल आएंगे, कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। दिस इज द सेंटीमेंट, हाउ पीपल आर फीलिंग, बट दे आर फ्रस्ट्रेटेड। ठीक, हमारे यहाँ भी एक तासुर है कि जब तक इजराइल स्पॉइलर का रोल प्ले करता रहेगा तब तक कोई भी मुज़ाकरात नतीजा खेज या मंतकी नहीं हो पाएंगे। तो इजराइल को तो नेचुरली बैकिंग तो है यूएस की, तो क्या जब ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे और जाहिर है इसमें इजराइल तो ऑन बोर्ड नहीं है या स्टेक होल्डर नहीं है, या फिर दीगर बरादर इस्लामी ममालिक बराह रास्त इसके अंदर उस तरह स्टेक होल्डर नहीं है, तो क्या इनको ऑन बोर्ड लिए बगैर मुज़ाकरात आगे बढ़ सकता है? रिलक्टेंटली बढ़ेगा। देखिए ना, इजराइल को कौन कंट्रोल कर सकता है? इजराइल का पैसे असला अमेरिका से आता है। तो ट्रम्प और जैरेड कुशनर का है इन्फ्लुएंस। अब जैरेड कुशनर खुद अगर आ रहा है इस्लामाबाद, वो कहेंगे यार जरा बैठ जाओ, ठहर जाओ, बात तो करने दो। इजराइल ने जितना फायदा उठाना था सिचुएशन का उठा लिया है। उसने बेशुमार अटैक कर करके लेबनान में जो हिजबुल्लाह को डिग्रेड कर दिया है। तो उसका 80% तो उसका अचीव हो गया है। तो मेरा ख्याल है, माय ओपिनियन इज कि ट्रम्प और जैरेड कुशनर प्रेशर डालेंगे, इजराइल जरा बैठ जाएगा, तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। इब्तदा में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जब स्टेटमेंट आया कि जो उनकी टीम है, जेडी वेंस हो, जैरेड कुशनर हो या विटकॉफ हो, उनके कहने पर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई थी और फिर ये समझा गया कि उनकी टीम ने उनको मिसगाइड किया था। तो अब यही टीम नेगोशिएशंस के अंदर भी है, मुज़ाकरात में भी है, तो आपको लगता है कि ये इफेक्टिव होगी? Yeah, this is the best we have. अब क्या करें? Is it the most effective? Are they trained diplomat who know how to negotiate? No, these are real estate guys. लेकिन this is the only people Trump trusts. So we are stuck with these people. Are they skilled diplomat जैसे पाकिस्तान के हैं, जैसे ईरान के हैं? नहीं है। लेकिन अब क्या करें? अब यही है, खेल में ये क्रिकेट की टीम आ गई, इसके साथ खेलना पड़ेगा। आपको लगता है कि अभी जो हॉल्ट हुए हैं अटैक्स और सीज फायर की कंडीशन है, ये जुज़ वक्ती है या इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग नाउ? It will last, it can last few weeks. It cannot last forever. इनको people have fundamental disagreement, उनको सेटल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये 2 हफ्ते का जो है एक्सटेंड हो जाएगा। इसको ना एक्सटेंड टू अबाउट 6 to 8 weeks, लेकिन 6 to 8 weeks में they have to come to some settlement, वरना इलेक्शन में, महंगाई में ट्रम्प का हालत खराब हो जाएगी। तो ही इज मोटिवेटेड कि भाई कुछ ना कुछ कर लें ताकि मैं निकल जाऊं यहाँ से और विक्ट्री डिक्लेयर कर दूं। सो ही हैज हिज ओन प्रेशर, तो मोटिवेटेड है, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा लगेंगे इसमें। ठीक, लास्टली रेज़ब, जो ईरान की कंडीशंस है और जो एक बेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है मुज़ाकरात के लिए, क्या अमेरिका इस सिचुएशन में है कि उसको कबूल करे या उन कंडीशंस को मान लिया जाए स्ट्रेट अवे? ना, वो कंडीशन तो बहुत आउटरेजियस हैं। कोई भी पढ़ा, आप यार बातें कैसे बातें कर रहे हो, कैसे एग्री करेंगे? लेकिन दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ना, 1 हफ्ते पहले कोई देयर वाज नो स्टार्टिंग पॉइंट। चलो कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट आया है। अब 10 में से आप 2 में तो फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 को रिजेक्ट कर देंगे, 3-4 को डिले कर देंगे। तो बोथ पार्टीज आर मोटिवेटेड, बोथ पार्टीज का जरूरत है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाए। सो नोबडी हैज ए अपर हैंड। ए लॉन्ग वॉर फेवर्स ईरान। अमेरिका फेवर करता है शॉर्ट वॉर, बिकॉज आए निकले वापस वेनेजुएला की तरह। तो यू नो देयर इज अ रीजन फॉर ऑप्टिमिज्म। इट्स नॉट डन डील, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट देयर इज अ रीजन फॉर ऑप्टिमिज्म। देखें शायद पाकिस्तानी डिप्लोमेट इनको कुछ जरा
रोल प्ले करें, खुद को दोनों को ठंडा करें, तो हम कर सकते हैं। पाकिस्तान कर रहा है पिछले 75 साल से। तो देखो, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम जफर साहब, इंटरनेशनल यूएस से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बहुत बड़ा लम्हा है कि इस्लामाबाद दो मेजर स्टेक होल्डर्स को के दरमियान मीडिएशन कर रहा है और कल ये स्टेज सजेगा। अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, लेकिन इन मुज़ाकरात के बीच एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसराइल के किरदार के ऊपर। इसराइल गुज़श्ता रोज़ से जिस अंदाज में लबनान को निशाना बना रहा है और जो जितना इंटेंसिफाइड अटैक्स है, क्या ये मुज़ाकराती अमल को सबूताज नहीं कर सकता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि मुझे आपने इनवाइट किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की सिचुएशन में हमेशा से स्पॉयलर्स होते हैं और ये बड़ी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि सारा कुछ स्मूथली चलेगा, वो मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि एक तरफ ईरान है जिसके एक एक्सट्रीम लीडर है, उनके जो भी अहकाम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सब के ऊपर बाइंडिंग है और वो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ कंबाइंड इसराइल और अमेरिका है। इसराइल इज़ अ रोग स्टेट। वो अभी ऐसे नज़र आता है कि अमेरिका के भी टोटल कंट्रोल में नहीं है। तो पहले अगर कहा जाता था कि इसराइल इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ द यूएस, अब ऐसे लगता है कि यूएस इज़ द प्रॉक्सी ऑफ द इसराइल। इसमें हमने पास में भी देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, फाउल लैंग्वेज यूज़ की अगेंस्ट इसराइल, जो पिछली जंग हुई थी 2025 में। तो अभी भी ये डेंजर मौजूद है कि इसराइल जिस तरीके से उसने जंग शुरू की थी और इन द मिड ऑफ नेगोशिएशन, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगोशिएशन चल रही थी, उसने अटैक कर दिया। अभी भी वो इसी तरह की कार्रवाइयों में शामिल है। मैं अभी लेटली व्हाट्सएप पे, मतलब ये जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि ईरान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जब उनके ये जो इन्होंने वायलेशन की इसराइल ने, तो ईरान वांटेड टू रिटेलिएट। फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया। पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह ना करें, एंड यूएस विल बी एबल टू रेन इन इसराइल। तो इट इज़ होप्ड कि यूएस के तो अभी वाइस प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो। समरेज सालिक साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया, ज्वाइंस बैक दोबारा। इंटरनेट एक्टिविटी का कोई इशू है, लेकिन बहुत बड़ा ज़ाहिर है क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम यही है कि इजराइल इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार अदा करता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्वीट की थी उसके अंदर बड़ी सराहत के साथ बयान कर दिया था कि इसमें लबनान भी शामिल है और दीगर स्टेट्स भी शामिल है, वहाँ पर ये जारियत नहीं होगी। अब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों सेम पेज के ऊपर हैं और ज़ाहिर है कंसेंसस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समरेज सालिक साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। जी सर, राब्ता मुनक़ता हो गया। आप इजराइल के रोल के हवाले से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इसराइल जो है वो इज अ रोग स्टेट, और इसराइल, पहले अगर कहा जाता था कि इसराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ द यूएस, तो अब ऐसे लगता है कि यूएस इज द प्रॉक्सी ऑफ द इसराइल, और इसराइल टोटल कंट्रोल में नहीं है यूएस के। और पिछले साल हमने जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, उसमें हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बहुत ऑब्वियस थी। उन्होंने एक दो दफ़ा फाउल लैंग्वेज भी यूज़ की अगेंस्ट इसराइल। सो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल कैन बी ए स्पॉयलर, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि ईरान जो है उसने कहा कि जी आई वाज अबाउट टू रिटेलिएट जो कल की वायलेशंस हुई हैं, लेकिन ये कि ईरान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को बताया, और पाकिस्तान ने इन टर्न ईरान को एश्योरेंस दिलवाई कि अमेरिका जो है वो इसराइल को रेन इन कर लेगा। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें डेफिनेटली डेलिकेट मामला हैं। आई होप सो कि ये स्मूथली चलें। लेकिन जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी तो उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लबनान का नाम शामिल किया था कि जब बात हुई है उसमें लबनान भी शामिल है और वहाँ पर भी अटैक्स नहीं होंगे। तो फिर क्या हुआ कि फिर जेडी वैंस को ये कहना पड़ा कि नहीं, लबनान के हवाले से ईरान के अलावा तो किसी और की गारंटी नहीं दी गई, तो ईरानी प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत अजीब सी बात है कि जो क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि लेबनान शामिल है, ईरान क्लेम कर रहा है कि लेबनान शामिल है, यूएस क्लेम कर रहा है कि लेबनान नहीं शामिल, इजराइल हरदर्मी से कह रहा है कि लेबनान नहीं शामिल। तो आप ये देखें कि अगर इजराइल लेबनान को स्ट्राइक करता है तो फिर ईरान भी कह सकता है कि हुतीस नहीं शामिल, वो भी अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे बाबुल मंदब में। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी रियलाइज़ करना चाहिए, इजराइल को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं
तो उन्हें इस तरह की रिस्ट्रेंट दिखानी पड़ेगी, वरना ये नहीं हो सकता कि एक कॉन्टेक्स्ट में वो कहें कि सीज फायर है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो ऑपरेशन जारी रखें। हमें पता है कि इसराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अपनी जो जिस तरीके से वो कहता है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी पैरामीटर को एनहांस करना है, तो वो लेटनी रिवर और समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्गली प्रोनाउंसिंग द नेम, वहां तक वो एरिया को कब्जा कर रहा है या कर चुका है। तो वो लेबनान के ऑपरेशंस का उसका यही मकसद है कि उसको हिजबुल्लाह की तरफ से जो डेंजर है उसको वो एलिमिनेट करे। और लेकिन जरूरी है इन नेगोशिएशंस के कामयाब होने के लिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों और इस तरह की कार्रवाइयां ना की जाएं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे होंगे? उसके लिए तो नेचुरली इजराइल को कंट्रोल करना या इंस्ट्रक्शंस कम से कम यूएस को देना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप तो यूएस इजराइल की प्रॉक्सी मालूम होती है, यानी यूएस इज ड्रिवन बाय इजराइल एज फार एज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न। ऑब्वियसली देखें, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के थे, उनके बेटे का एक वीडियो फिर रहा है सोशल मीडिया पे, वेयर बाई सेइंग कि जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, लाइक हठधर्मी, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस, हाई हेडेडनेस, उसमें ये नहीं इंडिकेट करता कि ये लीडरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ये इंडिकेट करता है कि ये लीडरशिप वल्नरेबल है, एक्सप्लॉयटेबल है। तो हमें पता है कि एप्स्टीन फाइल्स का इशू चल रहा है, हमें पता है कि उसमें किस तरीके से लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपरेंटली ये लग रहा है, पूरा अमेरिका इस वक्त कह रहा है कि जी इसराइल ने अमेरिका को एक ऐसी अननेसेसरी वॉर में धकेल दिया। तो दैट इटसेल्फ शोज कि इसराइल का किस तरह का और सर फिर इसराइल तो बराह रास्त इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर उसकी जमानत कौन देगा? उसकी जमानत अमेरिका देगा, बिकॉज अमेरिका का एलाय इसराइल है। अगर ईरान की जमानत जो है वो चाइना और पाकिस्तान दे रहे हैं और चाइना हैज मैनेज्ड टू प्रिवेल ऑन ईरान टू गो फॉर द सीज फायर, तो इसराइल की भी तो किसी ने गारंटी देनी है। इट कांट हैपन कि अमेरिका जो है वो टॉक्स के लिए आए यहाँ पे बैठे टेबल के ऊपर और इसराइल को खुला छोड़ दे, बावले कुत्ते की तरह जो मर्जी करता रहे वो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फिर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो कि इन मुज़ाकरात के ऊपर क्वेश्चन जरूर रेज कर रहे हैं। देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस तरह की सिचुएशन में ये होगा, ये ऐसे मामलात नहीं होते कि बिल्कुल क्लियर ब्लैक एंड वाइट हों, दे आर ऑलवेज इन द शेड्स ऑफ ग्रे। कभी आपको एक दिन एक डिप आएगा, अगले दिन बेहतरी आ जाएगी, उससे अगले दिन फिर डिप आ जाएगा। ये इस सब नेचर है इस तरह के प्रोसेस का। बट ऑल डिपेंड्स कि दोनों पार्टीज कितनी परसेवरेंस शो करती हैं, कैसे रिस्ट्रेंट शो करती हैं और कैसे ये सिलसिले को आगे लेके चलती हैं। देखिए ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात ओमान में हुए, फिर जिनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, अब पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए वो नतीजा खेज नहीं हो सके थे, वो मंतकी नहीं हो सके थे, और अब तो इंटेंसिटी भी बहुत हाई है, स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, पूरे रीजन के स्टेक्स लगे हुए हैं। तो अब क्या चांसेस हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए जो पहले मुज़ाकरात हुए थे वो प्री वॉर हुए थे, और प्री वॉर दोनों साइड्स की अपनी अपनी डिमांड्स थी, अपना अपना कॉन्फिडेंस था कि हम ये हासिल कर लेंगे। जंग लड़ने के बाद वो अपने जो कार्ड्स थे उनको प्ले कर चुके हैं। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेके आया, विड्रॉ करना पड़ा, अपनी एयरफोर्स लेके आया, नुकसानात उठाए, स्टेल्थ बॉम्बर्स के नुकसानात उठाए, अपने बेसिस के बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए। अब ये जो इक्वेशन है इस वक्त मुज़ाकरात की वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री वॉर जो नेगोशिएशन थी। इस वक्त हो सकता है कि उस वक्त तो अमेरिका को कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी पावर लेके आऊंगा और मैं हर बात पे मनवा लूंगा। और एक बार फिर राब्ता मुनक़ता हुआ है। समरेश सालिक हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क में तिब्बी तालीम हमेशा से एक हसास और अहम शोबा रही है, क्योंकि यही वो मैदान है जहां से मुस्तकबिल के डॉक्टर तैयार होते हैं जो मुल्की सेहत के निज़ाम की बुनियाद रखते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से MD कैट के पासिंग मार्क्स में कमी का फैसला इसी तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। इस फैसले के मुताबिक MBBS प्रोग्राम के लिए पासिंग परसेंटेज को 55% से कम करके 52%, जबकि BDS प्रोग्राम के लिए पासिंग परसेंटेज को 50% से कम करके 47% कर दिया गया है। साथ ही तमाम जामियात को हिदायत दी गई है
कि वो 15 अप्रैल 2026 तक दाखिलों का अमल मुकम्मल करें। बज़ाहिर ये एक इंतजामी फैसला दिखाई देता है, लेकिन इसके पस मंज़र में कई अहम तालीमी और माशी अवामिल कार फरमाए जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। इस फैसले की बुनियादी वजह मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में बड़ी तादाद में नशस्तों का खाली रह जाना है। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बायस सीटों की मजमूई तादाद भी बढ़ गई है। लेकिन तलबा की एक बड़ी तादाद सख्त मेरिट, बुलंद फीसेस और सख्त पासिंग मयार की वजह से दाखिला हासिल नहीं कर पा रही थी। नतीजतन कई इदारों में दर्जनों नशस्तें खाली रह जाती थी। ऐसे में तालीमी इदारों और इंतजामी हलकों के लिए ये सूरत हाल एक चैलेंज बन गई, क्योंकि खाली नशस्तें न सिर्फ तालीमी वसाइल के ज़िया का बाइस बनती हैं, बल्कि इदारों के मालियाती निज़ाम को भी मुतासर करती हैं। इसी तनाजुर में PMDC ने पासिंग मार्क्स में 3% रियायत देने का फैसला किया ताकि ज़्यादा तलबा को दाखिले का मौका मिल सके और खाली नशस्तें पुर हो सकें। इस फैसले का एक मस्बत पहलू ये भी है कि बहुत से ऐसे तलबा जिन्होंने मामूली फ़र्क से MD कैट पास करने का मौका खो दिया था, अब उन्हें मेडिकल तालीम हासिल करने का नया मौका मिल सकता है। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का ख्वाब रखने वाले हज़ारों तलबा हर साल MD कैट में शिरकत करते हैं, लेकिन महदूद नशस्तों और सख्त मयार की वजह से बड़ी तादाद इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाती। अब ऐसे में पासिंग मार्क्स में कमी से इन तलबा के लिए रास्ता खुल सकता है जो महज चंद नंबर्स की कमी की वजह से पीछे रह गए थे। इसी तरह यह फैसला तलबा के लिए एक नई उम्मीद भी साबित हो सकता है, लेकिन इस फैसले के तनकीदी पहलू भी सामने आ रहे हैं। बाज़ माहिरीन तालीम का मौक़िफ़ यह है कि पासिंग मार्क्स में कमी से मेडिकल तालीम के मयार पर असर पड़ सकता है। तिब्बी शोबा ऐसे मैदान जहाँ काबिलियत, महारत और इल्मी मयार इंतहाई अहमियत रखते हैं। अगर मयार में नरमी कीरा बढ़ती है तो इससे मुस्तकबिल में डॉक्टर्स की पेशा वराना सलाहियतों पर सवालात उठ सकते हैं। इसी वजह से बाज़ हल्के इस फैसले को वक्ती हल करार दे रहे हैं, जो बुनियादी मसाइल को हल करने की बजाय सिर्फ नशिस्तें भरने की कोशिश है। दूसरी जानिब PMDC ने इस फैसले के साथ चंद अहम हिदायत भी जारी की हैं ताकि तालीमी मयार और शफाफियत बरकरार रखी जा सके। काउंसिल ने जामियात को हिदायत दी है कि पहले से अहल करार दिए गए उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए और सिर्फ खाली नशस्तों की सूरत में रियायत का इतलाक किया जाए। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेजेस को मुस्तहिक तलबा की फीसेस में कमी करने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही मुकर्ररा फीस से ज़ायद वसूल करने वाले इदारों के लिए सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। ये इकदाम इस बात की निशानदेही करते हैं कि रेगुलेटरी इदारा न सिर्फ दाखिलों के अमल को मुकम्मल करना चाहता है, बल्कि मेरिट और शफाफियत को भी यकीनी बनाना चाहता है। अब इस फैसले को तिब्बी तालीम के वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये फैसला एक बड़े जो निज़ामी मसले की निशानदेही है वो भी करता है। और पाकिस्तान में एक तरफ डॉक्टर्स की कमी की शिकायत सामने आती है, जबकि दूसरी जानिब मेडिकल कॉलेजेस में नशस्तें खाली रह जाना एक तज़ाद को ज़ाहिर करता है। इसकी एक बड़ी वजह महंगी तालीम, निजी इदारों की बुलंद फीसेस और मेरिट के सख्त तकाज़े हैं। अगर हुकूमत और रेगुलेटरी इदारे इन बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए जामे इस्लाहात मुतारिफ कराएँ तो न सिर्फ ज़्यादा तलबा को तालीम का मौका मिल सकेगा, बल्कि मुल्क की सेहत के निज़ाम को भी मजबूत बनाया जा सकता है। बहरहाल MD कैट के पासिंग मार्क्स में कमी का फैसला एक वक्ती और अमली इकदाम है, जिसका मकसद खाली नशस्तों को पुर करना और ज़्यादा तलबा को तिब्बी तालीम का मौका फराहम करना है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि तालीमी मयार, शफाफियत और पेशा वराना सलाहियतों पर कोई समझौता न किया जाए। अगर इस फैसले को मौसर निगरानी और बेहतर तालीमी पॉलिसी के साथ नाफिज किया जाए तो ये न सिर्फ तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बल्कि पाकिस्तान की सेहत के निज़ाम को भी मजबूत बनाने में मदद दे सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में हालिया नुमाया कमी ने पाकिस्तान समेत कई दरामदी मईशतों के लिए उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पैदा होने वाली कशीदगी में कमी और जंगबंदी के ऐलान के बाद मालियाती मंडियों में जो मस्बत रद्दअमल सामने आया है, उसके असरात अब तवानाई के शोबे में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदात पर मुनहसर है, ऐसे में आलमी कीमतों में कमी न सिर्फ माशी दबाव को कम कर सकती है, बल्कि अवाम को भी बराह रास्त रिलीफ फराहम करने का सबब बन सकती है। यही वजह है कि अब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्कुआत पैदा हो गई। ज़राए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 55 रुपये फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के है। अगर ये कमी अमली तौर पर नाफिज हो जाती है तो ये हालिया बरसों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली सबसे बड़ी कमियों में से एक होगी। खास तौर पर डीजल की कीमत में कमी का असर मईशत के मुख्तलिफ शोबों पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनती सरगर्मियों में डीजल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाता है और इस हवाले से आखिरी मंजूरी वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाती है। अगर हुकूमत आलमी कीमतों में होने वाली कमी का पूरा फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करती है तो इससे महंगाई के दबाव में नुमाया कमी आ सकती है और आम आदमी को फौरी रिलीफ मिल सकता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में हालिया कमी की बुनियादी वजह अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी और जंगबंदी का ऐलान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान के बाद
आलमी मालियाती मंडियों में ज़बरदस्त मस्बत रद्दमल देखने में आया है। सरमायाकारों ने ऐसे खत्ते में मुमकिन इस्तेहकाम की अलामत समझा है, जिसके नतीजे में तेल की कीमतों में जो कमी है वो आ सकती है और दरामदी बिल में कमी का इम्कान पैदा हुआ है, जिससे उनकी माशी सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो अगर हुकूमत इस मौके को मौसर तरीके से इस्तेमाल करे तो यह ना सिर्फ आवाम को फौरी रिलीफ देने का मौका है, बल्कि मईशत को भी सहारा देने का एक अहम जरिया बन सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे, जिसके नतीजे में एशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर भी मस्बत असर पड़ सकता है। यूँ आलमी मंडी में आने वाली ये तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक माशी मौका भी बन सकती है, बशर्ते कि हुकूमत पॉलिसी और इसके फ़वाइद को मौसर अंदाज में आवाम तक मुंतकिल करे। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।